नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस श्रृंखला में। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टिकी करंट वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हमने लिया है संचार साथी ऐप, जो कि हाल ही में न्यूज में काफ़ी हाईलाइट था और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मंत्रालय है, दूरसंचार मंत्रालय अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप है। यह एक सरकारी साइबर सुरक्षा अर्थात ये फ़ोन को साइबर से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये कहाँ-कहाँ मदद करेगा? जैसे संदिग्ध कॉल की रिपोर्टिंग हुआ, फ़ोन वगैरह चोरी हो जाए और ये IMEI नंबर के द्वारा ही जैसे कोई फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसको ट्रेस किया जाता है। और IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आई से इंटरनेशनल, एम से मोबाइल, ई से इक्विपमेंट, आई से आइडेंटिटी। क्या आप बता सकते हैं कितने डिजिट का होता है? तो ये 15 डिजिट का नंबर होता है। तो इस तरह से हमारा पहला आर्टिकल समाप्त हुआ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में अभी एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लोबे इंस्टीट्यूट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है तीसरा। और इसमें पहला स्थान किसका है? तो पहला अमेरिका का है, दूसरा चीन का है और तीसरे स्थान पर है भारत। और 2024 में भी भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा देश बना था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले साल भी भारत का स्थान तीसरा ही था और इस साल भी भारत अभी तीसरे स्थान पर ही है और जापान को जो कि 2024 में छोड़ा था। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जारीकर्ता कौन है। पहले पे कौन है? USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान। आपको इतनी चीज़ें बस याद रखनी है और ज़्यादा कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि ये जो रिपोर्ट आई है ये कब जारी होना स्टार्ट हुई है? तो 2018 में लोबे इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया है, ताकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थात एशिया प्रशांत जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर जो गतिशीलता हो रही है और उस सूचकांक में भौतिक क्षमताओं और आर्थिक मंचों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए शुरू किया गया। अर्थात कौन से ज़्यादा ताकतवर देश हैं उनके आधार पर ये एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि तीसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय, तो आपसे पूछा जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि ये 56वां जो है 56वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आयोजन हुआ है गोवा में। और सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो मिला है वो स्किन ऑफ यूथ नाम की फिल्म को मिला है, जो कि वियतनामी फिल्म है। और इसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक के कौन से थे? एस्ले मेफेयर थे। आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। और इसमें एक भारत का जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे वो संतोष दवाखर थे, जो कि मराठी फिल्म गोधल से रिलेट करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कौन सा संस्करण था? तो 56वां था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 56वां संस्करण था। आयोजन स्थल गोवा था। गोल्डन पिकॉक जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का था वो स्किन ऑफ यूथ को वियतनामी फिल्म को मिला था। भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को जो कि संतोष दवाखर थे मराठी फिल्म गोधूल के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में मुंबई में शुरू हुई। और यह कहा जाता है कि यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। तो और एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें बेस्ट डेब्यू निर्देशक के तौर पे करण सिंह त्यागी, जो कि केसरी चैप्टर 2 बनाए थे, उनको यह अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा चौथा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में
भारत सरकार ने ये सागर बंधु ऐप लॉन्च किया है। ऑपरेशन सागर बंधु जो है चलाया है। और क्यों चलाया? क्योंकि श्रीलंका में आप देखेंगे कि जो हमारे भारत का निचली छोर है, दक्षिण में जो श्रीलंका है, श्रीलंका देश के आसपास जो है एक तूफान आया था जिसका नाम था दितवा। दितवा के कारण वहाँ पर क्या हुआ कि भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद वहाँ पर मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए ये ऑपरेशन सागर नाम का ऐप चलाया गया। वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई, जिससे काफ़ी हाल और जान माल की हानि हुई, जिसके कारण यह चलाया गया है। इसकी घोषणा किसने की थी? विदेश एस जयशंकर ने। और इसका नाम जानते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु। ये जब भी आएगा ध्यान में रखना कि आपको 1-2 नंबर दे के ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस लिए चलाया गया है। तो आप अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन क्यों चलाया गया है। तो ये जो ऑपरेशन है सागर बंधु, ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि श्रीलंका में जो बाढ़ आया था, कौन सा चक्रवात आया था? दितवा। दितवा के कारण ये चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो कि हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो WPL 2026 की नीलामी का है। 26 पे जो तो WPL 2026 की नीलामी हुई है, जिसमें सबसे महंगी जो खिलाड़ी हैं वो हमारी दीप्ति शर्मा जी बनी हैं। तो दीप्ति शर्मा ने, जो कि इनको कौन खरीदा है? इनको यूपी वॉरियर टीम खरीदी है। यूपी वॉरियर खरीदी और किसका इस्तेमाल करके? राइट टू मैच का इस्तेमाल करके ये 3.2 करोड़ में दीप्ति शर्मा को अबकी के 2026वें सीजन के इनको खरीदा गया है कि ये महिला और वुमेन प्रीमियर लीग के हिसाब से ये दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो दूसरी बन चुकी हैं, तो पहली पे कौन है? पहली पे है स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना को 3.4 करोड़ रुपए के बाद संयुक्त रूप से दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। और जो तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी अगर बात की जाए भारत की, तो वो है शिखा पांडे, जो कि यूपी वॉरियर ने ही खरीदा था 2.4 करोड़ पर। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है हमारी स्मृति मानधाना जी, ये हैं शिखा पांडे जी, और ये हैं दीप्ति शर्मा जी। तो यह कहाँ पर आयोजन हुआ? ये नवी मुंबई द्वारा आयोजन हुआ। और कहाँ पर? बड़ोदरा में। अगर कोई पूछ ले कि वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई, तो आप बता देंगे कि ये 2023 में शुरू किया गया। और किसके अंडर में आता है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारा है वो है, गोवा में हाल ही में अभी भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सबसे पहले बात आएगी कि भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ध्यान में रखना, गोवा में किया गया। और अनावरणकर्ता कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है। तो ये, और कितनी फीट है? क्वेश्चन आएगा कितनी फीट है? तो 77 फीट है। और कहाँ पर है? गोवा में। अनावरणकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और ये इसका दावा ये किया जा रहा है कि ये विश्व की सबसे ऊंची राम की प्रतिमा है, जो कि गोवा सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आयोजन स्थल कब था? ये 28 नवंबर 2025 को था। और ये दक्षिणी गोवा में इसको स्थापित किया गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमने लिया है कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 अभी जारी की गई है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि, अच्छा, जब बात आती है कि इसको कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो ध्यान में रखना कि ये जारी करता जो मंत्रालय है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये हर साल जारी होता है। तो अब की बार 2024-25 में अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो वैश्विक स्थान पर भारत का स्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है। अगर शीर्ष 5 राज्यों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश 15.66% के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान 14.82% के साथ दूसरे पे, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो आप 4 राज्य याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात।
वहीं हम लोग बात करें अगर अंडा उत्पादन की, तो अंडा उत्पादन में वैश्विक जो रैंकिंग है वो दूसरी है। भारत की वैश्विक रैंकिंग दूसरी है और शीर्ष राज्य की अगर बात करें तो 18.37% के साथ शीर्ष राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे पर है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु और तीसरे पे है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो तीसरे पे हमारा तेलंगाना। वहीं अगर हम मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में वैश्विक रैंकिंग जो है भारत की वो है चौथा स्थान। और अगर शेष 5 राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल 12.46% के साथ पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 12.20% के साथ दूसरे स्थान पर, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान है। अगर हम बात करें ऊन उत्पादन की, तो ऊन उत्पादन में आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम स्थान पर राजस्थान है जो कि 47% की हिस्सेदारी करता है, और द्वितीय स्थान पर जम्मू कश्मीर है जो कि 22.88% की के साथ ये दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो टेक्स्ट रैम्स है। एक योजना अभी चली गई है जिसे टेक्स्ट रैम्स योजना किया गया कहते हैं। तो ये किसके द्वारा जारी किया था? सबसे पहले आपको मंत्रालय जान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यही है कि मंत्रालय कौन से मंत्रालय के तहत कौन सी योजनाएं जारी की जाती है। तो आप मंत्रालय देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय है जो कुल व्यय की जा रही है वो 305 करोड़ है, और ये वित्त वर्ष 2025 से 2030-31 की अर्थात 6 साल के लिए ये योजना चालू की जा रही है। 6 साल के लिए यह योजना चालू की जा सकती है। अच्छा, रैम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर से होता है रिसर्च, आर से होता है रिसर्च, ए से होता है असेसमेंट, असेसमेंट, एम से होता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, पी से होता है प्लानिंग, प्लानिंग, यस से होता है स्टार्टअप। तो ये तो आ गया अगर परीक्षा में कि टेस्ट रैम्स योजना किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि टेस्ट रैम्स योजना वो वस्त्र क्षेत्र में नवाचार से संबंधित है। अच्छा, ये योजना क्यों लाई गई है? इसका उद्देश्य ये है कि कपड़ा क्षेत्र में जो है अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। तो और ये योजना किसके मंत्रालय के द्वारा लाई गई है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि चक्रवाती तूफान। अभी हमने पीछे ही आर्टिकल में बात किया था दित्वा के बारे में, तो पहले ही बता दिया है दित्वा तूफान जो है, चक्रवाती जो तूफान आया था वो कहाँ पे आया था? तो श्रीलंका में आया था। श्रीलंका के पुट्टुविल, श्रीलंका के पास आया था और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नामकरण दिया था यमन ने। अब की बार यमन सरकार ने दिया था या यमन देश ने दिया था, और यमन के सुकोत्रा द्वीप द्वारा, जो कि सुकोत्रा द्वीप में दित्वा लेगून है, उसी के नाम पर इसको दित्वा नाम दिया गया है। ठीक है, और ये कहा गया कि पिछले 20 वर्षों में आई सबसे भयानक बाढ़ में से एक थी। ये चक्रवात के कारण भयानक बाढ़ आई, जो कि बताया जा रहा है कि 20 वर्षों में सबसे भयानक बाढ़ में से ये एक थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2030 है जो कि अहमदाबाद मेजबानी कर रहा है। तो हाल ही में अभी इसकी घोषणा होती है कि जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल है जो 2030 में जो जिस मेजबानी मिली है वो क्या होगा? वो भारत होगा। और भारत में कहाँ? भारत में अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये घोषणा हुई कहाँ हुई? ये है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली है। अच्छा, क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये भारत में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार जो हुआ था वो था हमारा 2010 में दिल्ली में हुआ था। तो 20 वर्षों के अंतराल के बाद भारत को ये मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। और ये 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। यहाँ पर भागीदार देश कितने होंगे? 72 भागीदार देश होंगे। 2010 का जो लगभग
70,000 करोड़ का व्यय आया था 2010 में ये किया गया था, जब दिल्ली में इसको मेजबानी की गई थी, मेजबान हुआ था, तब इसमें लगभग 70,000 करोड़ का व्यय आया था। अच्छा, ये भी आता है क्वेश्चन कि इसका उद्गम कब हुआ? तो इसका आयोजन जो पहली बार था वो 1930 में हुआ था, और ये क्या है कि राष्ट्रमंडल के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट, जितने भी एथलीट होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और भाग करते हैं। ये हर 4 साल बाद होता है, हर 4 साल बाद होता है। जैसे अभी 2026 में होना है, तो 2030 में जो है वो भारत को इसकी मेजबानी मिलेगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इतना 2-3 स्टार लगा लीजिए इसको, क्योंकि जो रेज बेट नाम का ये वर्ड है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? रेज बेट को। तो ये खासकर वनडे एग्जाम के लिए तो रामबाण है, क्योंकि वनडे में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कभी कहीं पूछ ले कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना, तो आप बताएंगे कि रेज बेट बना। अच्छा, रेज बेट मतलब होता क्या है, इसको जान लेंगे तो फिर हमको रेज बेट याद हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाने वाला ऑनलाइन कंटेंट जिसका उद्देश्य लोगों में आक्रोश को भड़काना होता है, जिसका उद्देश्य लोगों में आक्रोश को भड़काना होता है। तो ये रेज बेट वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये अतुल्य भारत 2.0 है। अच्छा, अतुल्य भारत 2.0 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो आप कहेंगे कि ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कोई कोई योजना होती है ना, जिसे हम देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, ये इस योजना इस मंत्रालय के द्वारा जारी है। लेकिन जैसा कि नाम में है अतुल्य भारत, तो अतुल्य भारत से कुछ मैटर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, अतुल्य भारत मतलब हमारा अतुलनीय भारत। हमारे भारत में विभिन्न विविधताएं, विविधताएं कैसी आएंगी? जब हम पर्यटन करेंगे तभी हम विविधताओं को जानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत 2.0 अब की लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना। अच्छा, तो अतुल्य भारत ये 2.0 है। तो अतुल्य भारत 1 की शुरुआत कब हुई? तो अतुल्य भारत की शुरुआत जो 1 थी वो 2002 में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि है माउंट सेमेरू विस्फोट। तो माउंट सेमेरू विस्फोट जो कि कहाँ पे है? माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, और ये एक प्रकार का विस्फोटक ज्वालामुखी बन के उभरा है, क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो माउंट सुमेरु जो है, यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ रहे हैं? और इसके बाद ही इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट है वो माउंट मेरापी भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। माउंट सुमेरु, माउंट ब्रोमो, क्रोकोटोवा, माउंट टोबोरा, क्रोकोटोवा, माउंट टोबोरा, माउंट ब्रोमो, माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी। तो ये 4-5 जो है हमारे ज्वालामुखी हैं, कहाँ पाई जाती हैं? वो इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया लगभग इंडोनेशिया एशिया प्रशांत वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और वहाँ पर कहते नहीं है कि ज्वालामुखी का वो गढ़ पाया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि युद्धपोत जो है वो तारागिरी। अभी हाल ही में युद्धपोत तारागिरी को नीलगिरी श्रेणी में चौथा युद्धपोत हमारे नेवी को सौंप दिया गया है। तो ध्यान में रखना है ये किस श्रेणी का है? तो नीलगिरी श्रेणी का है। और कौन सा युद्धपोत है? चौथा है। 7 हैं हमारे नीलगिरी श्रेणी के, 7 हैं, जिसमें से 4 को सौंप दिया गया, अभी 3 और बन रहे हैं। ये बना किससे है? तो ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें ये कौन कौन से हथियार से लैस है? तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा, और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रॉकेट और टारपीडो द्वारा, रडार द्वारा, मतलब ये सभी के द्वारा ये लैस है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाल ही में एक वर्ड था तारागिरी, ये क्या है? तो आप बताएंगे एक युद्धपोत है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अपना लास्ट आर्टिकल, सिन्नार चक्रवात। हम
आजकल चक्रवात काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं, तो अभी आपने दित्वा चक्रवात देखा था। इधर अब सिन्नार चक्रवात के बारे में जानते हैं। तो सिन्नार चक्रवात जो था, वो आया था हमारे इंडोनेशिया में। कहाँ पे आया था? इंडोनेशिया में आया था। ये अप्रत्याशित चक्रवात था और ये इंडोनेशिया का अब की बार पहला चक्रवात था और इसका सिन्नार नाम किसने दिया? ये किसके नाम पे कौन दिया? कौन सा देश दिया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने दिया। और ये क्या है? सिन्नार का मतलब क्या होता है? तो सिन्नार का मतलब आप लोग जान लीजिए कि सिन्नार, सिन्नार से शेर, सिन्नार शेर, सिन्नार शेर, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिन्नार चक्रवात का संबंध किससे है? इंडोनेशिया से, अर्थात ये इंडोनेशिया में आया था। चलिए, तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगे कंटेंट जो कि आपको रोज़ चाहिए, आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टेकी करंट वाले। धन्यवाद।